अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हमारा जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स का सेकंड पार्ट हम पढ़ने लगे हैं, दैट इज़ अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन बोथ। सो लेट्स स्टार्ट। कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकराइड्स भी कहते हैं। बेसिकली ये ग्रीक वर्ड सैकरोन से निकला है जिसका मतलब होता है शुगर। अब कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं इनको शुगर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ज़्यादातर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये स्वीट इन नेचर होते हैं, ये मिठास वाले कंपाउंड होते हैं। तरह के कम क्लासिफिकेशन पढ़ सकते हैं, दैट इज़ मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। वो डिपेंड करता है कि कितने इसमें जो है वो शुगर के यूनिट्स मौजूद हैं। सबसे पहले अगर मोनोसेक्राइड्स की बात करें तो मोनोसेक्राइड्स, इसमें मोनो वर्ड का मतलब है वन एंड सेक्राइड्स का मतलब है शुगर, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही शुगर का यूनिट होता है। ठीक है, अब हम डेफिनेशन देखें तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इसमें क्या होते हैं? एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी, यानी एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक ग्रुप इसमें मौजूद होगा, वो वाले कंपाउंड्स इसमें मौजूद होंगे और साथ में बहुत ज़्यादा सारे हाइड्रोक्सल ग्रुप्स होंगे। पॉली मीन्स मैनी एंड हाइड्रोक्सी मीन्स हाइड्रोक्सल ग्रुप। जनरल फार्मूला अगेन CnH2ON है, क्योंकि ये हाइड्रेटेड कार्बन होते हैं तो इसमें कार्बन भी है और वाटर भी है, तो इसको हम कंबाइन करके, क्योंकि कार्बन और वाटर दोनों में NN मौजूद है, इसको हम कंबाइन करके होल का N भी ले सकते हैं। ये कोई भी होल नंबर हो सकता है N। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? मोनोसेक्राइड सिंपल शुगर्स होती हैं, बिल्कुल सिंपल शुगर्स हैं। एक एक यूनिट सब यूनिट इसका एक एक यूनिट होता है इसमें शुगर का, तो ये सिंपल शुगर्स हैं और ये स्वीट इन टेस्ट होती हैं। बाकी जितने भी क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स में, सबसे ज़्यादा स्वीट इन नेचर मोनोसेक्राइड्स होंगे। फिर ये इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में, ठीक है, और इसको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते इनटू सिंपल शुगर्स। ये खुद सिंपल शुगर्स हैं। देखें इसमें एक ही, जिसमें देखें बहुत ज़्यादा यूनिट्स होंगे जब शुगर के, तो उनको तोड़ के छोटे छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे डाइसेक्राइड्स में होता है कि 2 यूनिट्स में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन ये खुद ही एक ही यूनिट पर मुश्तमिल है, तो इसको फर्दर क्या तोड़ सकते हैं? ठीक है, तो ये एक ही क्या है, एक ही इसमें शुगर का यूनिट होता है, तो इसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते सिंपल शुगर्स के अंदर। अगर हम इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं तो केमिकल कंपोजिशन में देखा जाए तो जितने भी इसमें बहुत ज़्यादा सारे कार्बन एटम्स हो सकते हैं, 3 से ऊपर होते हैं कार्बन एटम्स। तो जितने भी कार्बन एटम्स होते हैं, हमने कहा था कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं, तो इनमें इसका मतलब है कि सब के ऊपर क्या होता है? एक हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है। लेकिन हमने कहा था कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स होते हैं, तो इसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सल ग्रुप तो हैं, लेकिन इसमें एल्डिहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप भी तो मौजूद है। तो जिस कार्बन पर एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप मौजूद होगा उस पर हाइड्रोक्सल ग्रुप नहीं होगा, लेकिन बाकी जितने भी कार्बन एटम्स हैं उन सब पे क्या होगा? हाइड्रोक्सल ग्रुप होगा। यही बात उन्होंने यहाँ बताई है कि ऑल कार्बन एटम्स एक्सेप्ट वन, सिर्फ एक के अलावा उनके पास हाइड्रोक्सल ग्रुप सब में होंगे, सिर्फ एक पे नहीं होगा। वो कौन सा होगा? एक वो जो कि एल्डिहाइडिक ग्रुप या कीटो ग्रुप का पार्ट होगा। सो ये केमिकल कंपोजिशन हमने इसकी देख ली, इसका देख लिया कि स्ट्रक्चर कैसा है। अब हमने बात की थी कि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप होगा, तो यहाँ पे ये एक क्लासिफिकेशन आ जाती है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। एल्डो शुगर एंड कीटो शुगर, कीटो शुगर नाम से जाहिर है, एल्डो में कोई हम बेसिकली इसमें हम एल्डिहाइडिक ग्रुप की बात करेंगे और कीटो में हम कीटोनिक ग्रुप की बात करेंगे। सो बेसिकली शुगर विद एल्डिहाइडिक ग्रुप। अब देखिए एक शुगर का मॉलिक्यूल है, अब उसमें एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक दोनों ग्रुप्स तो नहीं ना आ सकते। सो कोई भी एक यूनिट है शुगर का, तो उसमें या एल्डिहाइडिक ग्रुप पाया जाएगा या कीटोनिक पाया जाएगा। अब वो शुगर जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा उसे हम कहेंगे एल्डो शुगर, और वो ग्रुप जिसमें कीटोनिक ग्रुप होगा उसे हम कहेंगे कीटो शुगर। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने पहले भी बात की थी कि कार्बन जो है वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो 3 कार्बन से स्टार्ट होंगे। मोनोसेक्राइड्स 3 कार्बन से स्टार्ट होंगे, 3 से कम नहीं होंगे इसमें। तो अब देखिए हमने क्या बात की थी कि हर कार्बन के अंदर क्या होगा, तो ये इसमें देखिए हमने 3 कार्बन की बात कर ली, 3 कार्बन हो गए। तो इसमें भी आप देखेंगे हाइड्रोक्सल ग्रुप है और इसमें भी हाइड्रोक्सल ग्रुप आपको नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोक्सल ग्रुप नहीं है, ये CHO है, दैट इज एल्डिहाइडिक ग्रुप।
और इसी तरह से यहाँ पर आप देखें कि इसमें भी OH ग्रुप मौजूद है और इसमें भी OH ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर OH नहीं है क्योंकि ये क्या है, कीटोनिक ग्रुप है। अगर आप इसको फॉर्मूला याद रखने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, 3 कार्बन ड्रॉ कर लेने हैं, क्योंकि अभी हम 3 कार्बन वाले की बात कर रहे हैं, तो 3 कार्बन आपने ड्रॉ कर लिए, ठीक है। एक जो है वो यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप में याद रखना है कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है, ठीक है। और इसमें जो है, इसमें भी आपने क्या करना है, हाइड्रोक्सल ऐड कर देना है, इसमें भी हाइड्रोक्सल ऐड कर देना है, क्योंकि सबके साथ क्या होगा, इसके अलावा हाइड्रोक्सल होगा, ठीक है। अब कार्बन को हमने पढ़ लिया है कार्बन के टॉपिक में कि कार्बन की जो है वो 4 वैलेंसी बन सकती हैं, तो इसने 3 वैलेंसी यहाँ पे बना ली है। अब चौथी वैलेंसी इसने इधर बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल जहाँ पर जो जगह रह जाएगी वहाँ पे क्या आपने हाइड्रोजन ऐड कर देना है। यहाँ पर भी आप देखें हाइड्रोजन, इसमें जो है वो चारों पूरी होगी, इस कार्बन की 1, 2, 3 एंड 4 वैलेंसी पूरी हो गई है। और इस कार्बन की बात करें 1, 2, 3 हो गए हैं, लेकिन 4th की अभी जगह है, तो यहाँ पर भी आप हाइड्रोजन लगा दें। सो इस तरह से आप फार्मूला लिख सकते हैं, फार्मूला लिखना आपको आना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से कीटोनिक वाला आप बना देंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, सेकंड वाले में आप ऑक्सीजन लगा देंगे, बाकी में उसी तरह से हाइड्रोक्सल लगाकर और कार्बन की वैलेंसी पूरी करके आप फार्मूला लिख सकते हैं। फार्मूला आपको कभी भी नहीं भूलेगा अगर आपने इस तरह कॉन्सेप्ट से लिखना। तो यहाँ पर अगर हम इसके नाम की बात करते हैं तो देखिए एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसमें इसके नाम के साथ एल्डिहाइड है, ग्लीसर एल्डिहाइड। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, कीटोनिक ग्रुप है, तो इसमें एसीटोन लगा हुआ है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप है और एसीटोन क्योंकि कीटोनिक ग्रुप इसमें मौजूद है। और ग्लीसर, इसमें 3 कार्बन है और एल्डिहाइड एल्डिहाइडिक ग्रुप है, सो ग्लीसर एल्डिहाइड। सो ये एल्डिहाइडिक फॉर्म है और ये हमारे पास कीटोनिक फॉर्म है। ये दोनों ट्राईओजेज, अभी हमने बात की है, इसमें 3 कार्बन है। ट्राईओजेज का मतलब है कि 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। सो 3 कार्बन शुगर कह लें या ट्राईओज कह लें इन दोनों को, ग्लिसर एल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। इसका फार्मूला क्या है, 3 कार्बन है, C3H6O3, C3H6O3 दोनों का जो है वो फार्मूला, मोलेकुलर फार्मूला सेम है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर में थोड़ी सी चेंजिंग्स है क्योंकि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है और इसमें क्या है, कीटोनिक ग्रुप मौजूद है। इसका फार्मूला कैसे आप लिखेंगे, इतनी वैल्यूज याद रखने की बजाय आप जस्ट फार्मूला जो इसका मेन है वो याद रखेंगे आप, ठीक है। ये वाला कार्बन और वाटर के साथ आपने N लगा देना। अब N क्या है, 3 है यहाँ पे, क्योंकि हम 3 कार्बन वाला कंपाउंड ले रहे हैं, तो आप C की जगह 3 डालेंगे और यहाँ पे वाटर में यहाँ पे N की जगह भी आपने 3 डालना है। तो आप देखें ये कैसे बनेगा, C है आपके पास 3, ठीक है, ये एज इट इज़। और वाटर में आप देखें 2, 3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और यहाँ पे 3 ही रहेगा। सो ये हमारे पास फार्मूला आ गया, ठीक है। तो जब भी आपने कोई भी फार्मूला लिखना है तो आपने जस्ट उसमें N की वैल्यू पुट कर देनी, कार्बन नंबर कितने हैं उसको यहाँ पे पुट कर देना, तो इस तरह से आपकी वैल्यू आपको जो है वो इजीली ये आप लिख सकते हैं इसका फार्मूला। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, क्योंकि एक ही तो यूनिट है हमारे पास, मोनोसेक्राइड के अंदर एक ही शुगर का यूनिट होता है। अब इसकी क्लासिफिकेशन कैसे होगी, इसकी क्लासिफिकेशन होती है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बेस पर, कि शुगर के यूनिट में कितने कार्बन एटम्स हैं। जैसे हमने पीछे जो पढ़ा था ट्रायोजिस, उसमें 3 कार्बन एटम थे, राइट। सो इसमें हमने इसकी बेस पर क्लासीफाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स की तादाद की बेस पर हम इसको क्लासीफाई करते हैं। नेचर में देखें तो अगर हम नेचुरली देखें इसको, नेचर के अंदर 3 to 7 कार्बन एटम्स आपको मिल जाते हैं। मोनोसेक्राइड्स 3 से 7 कार्बन एटम्स की रेंज में आपको मिल जाते हैं, ठीक है। ये इसका दोबारा फार्मूला बताया गया, CnH2O × N है, इसको आप कंबाइंड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ उन्होंने बताए हैं डिफरेंट कार्बन एटम्स की बेस पर, इसकी हमने भी बात की कि क्लासिफिकेशन इसको हम कार्बन एटम्स की ही बेस पे करते हैं। सो हमारे पास ट्रायोजेज हैं, टेट्रोजेज हैं, पेंटोजेज हैं, हेक्सोजेज हैं, हेप्टोजेज हैं। ट्राई कहते हैं 3 को, सो ये ट्रायोजेज हैं जो कि अभी हमने ऊपर पढ़े थे, ग्लिसर एल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन के दौरान फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले कुछ इंटरमीडिएट्स बनते हैं। इंटरमीडिएट कहते हैं दरमियान को, तो दरमियान में कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि क्या है, ग्लाइसर एल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है। तो ये इनके बारे में बात हो गई। नेक्स्ट इज टेट्रा। टेट्रा बेसिकली 4 को कहते हैं टेट्रोजेस, 4 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड्स। ये वैसे नेचर में रेयर होते हैं, लेकिन ये कुछ बैक्टीरिया में ऑल्दो पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू योर बुक।
नेक्स्ट हमारे पास पेंटोजेस है, पेंटा 5 से है, तो पेंटोजेस का मतलब है कि 5 कार्बन जिस मोनोसेकेराइड में होंगे। ये तो बहुत कॉमन है। इसमें आपके पास देखें राइबोस को देख लें, राइबोस एक ऐसा मोनोसेकेराइड है जिसमें 5 कार्बन होते हैं। सो ये डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोस की फॉर्म में और आरएनए में राइबोस ही की फॉर्म में मौजूद होता है। हेक्सोसिस से मुराद है 6 कार्बन वाले मोनोसेकेराइड्स, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखें ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आ जाते हैं। ग्लूकोज तो बहुत ज़्यादा, ये ग्लूकोज जो है वो एल्डो शुगर है, ये बायोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोनोसेकेराइड है। फिर हेप्टोजेस में जो है वो 7 कार्बन वाले आ जाते हैं। तो इस तरह डिफरेंट हमारे पास क्लासिफिकेशन आ जाती है विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब यहाँ पर हमारे पास 2 कंपाउंड्स हैं बेसिकली, राइबोस एंड ग्लूकोज, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोनोसेकेराइड हैं। ये 5 कार्बन, राइबोस जो है वो आपको 5 कार्बन वाला जो है वो मोनोसेकेराइड नज़र आ रहा है, और यहाँ पर ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन वाला नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देखें, सिंपली आपने क्या करना है कि 5 कार्बन ड्रॉ कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद एक में आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप होगा कार्बन नंबर 1 पर। यहाँ पर हाइड्रोक्सल ग्रुप नहीं आएगा, बाकी सब में आपके पास हाइड्रोक्सल ग्रुप आएगा। बाकी आपने कार्बन की वैलेंसी पूरी करके उस पूरे फॉर्मूला को इजीली आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज में भी इसी तरह से है। कार्बन नंबर 1 पर आपको क्या नजर आएगा, एक एल्डिहाइड ग्रुप नजर आएगा। उसके बाद एज इट इज आपने क्या करना है, हाइड्रोक्सल ग्रुप लगाते जाना है। इसमें बस एक बात का ख्याल रखना है कि 3rd कार्बन पर जो है हाइड्रोक्सल ग्रुप आपका जो है वो लेफ्ट साइड पर आपने लिखना है। वैसे आपका हाइड्रोक्सल ग्रुप सारा क्या है, राइट साइड पर आ रहा है, ठीक है। सारे हाइड्रोक्सल ग्रुप राइट साइड पर आ रहे हैं, लेकिन जो 3rd कार्बन है, 3rd कार्बन में आपने हाइड्रोक्सल ग्रुप को लेफ्ट साइड पे लिखना है ग्लूकोज के लिए। सो रिमेंबर इट। इसके अलावा हमारे पास जो है वो राइबोस को हम कहते हैं पेंटोज शुगर, यानी कि 5 कार्बन वाली शुगर, और ग्लूकोज को आप कहते हैं हेक्सोज शुगर, यानी कि 6 कार्बन वाली शुगर। ज़्यादातर मोनोसेकेराइड्स क्या करते हैं कि जब उन्हें आप सोल्यूशन में डालते हैं तो सोल्यूशन के अंदर वो रिंग स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास राइबोस एंड ग्लूकोज दोनों आ जाते हैं, और राइबोस में अगर आप देखें तो वो 5 कोनों वाला एक स्ट्रक्चर बना देंगे, 5 कॉर्नर स्ट्रक्चर, जिसको हम कहेंगे राइबोफ्यूरानोस। राइबो क्योंकि राइबोस से है, 5 कॉर्नर स्ट्रक्चर बना रहा है, सो राइबोफ्यूरानोस, इसको हम कहेंगे डी राइबोस है ये। ग्लूकोज में हमारे पास 6 कोनों वाला स्ट्रक्चर बना रहा है, ग्लूकोज है, और पायरानोस 6 कोनों वाला स्ट्रक्चर बना रहा है, सो इट इज ग्लूकोपायरानोस, डी ग्लूकोज। अब अगर हम देखें कि इसको किस तरह से ड्रॉ करना है, सिंपली आपने ऑक्सीजन को ऊपर फ्रंट पे आपके पास ऑक्सीजन बन गई है, ठीक है। ऑक्सीजन आपने ड्रॉ की, उसके अलावा आपने साथ ही उसके कार्बन 1 2 3 4 एंड एक ब्रांच के साथ कार्बन 5 बना दिए। 1 2 3 4 5 5 कोने कंप्लीट हो गए, 5 कॉर्नर्स बन गए, और एक जो है वो आपने ब्रांच में साइड पे लिख दिया। अगेन जैसे हमने स्ट्रेट चेन में लिखा था हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल, उसी तरह से आपने इसके साथ अटैच कर देने। सिंपल ये रिंग स्ट्रक्चर में आ गया, ठीक है। एटम्स की तादाद अरेंजमेंट वही है, बस ये रिंग की स्ट्रक्चर में आ गया। इसके अलावा अगर हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो एक साइड पे ऑक्सीजन आ जाएगा, और उसके बाद साथ ही आपके पास कार्बन की नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। कार्बन 1 2 3 4 5 एंड एक ब्रांच के साथ आपके पास 6 आ गया। 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक आपके पास क्या आ गया, 6 कॉर्नर्ड एक रिंग आ गई, और एक जो है वो अपने ब्रांच बना दी इसमें कार्बन नंबर 6 की। अगेन जैसे कार्बन नंबर 3 में हमने स्ट्रेट चेन में किया था कि जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है उसको आपने क्या किया था, लेफ्ट साइड पर रखा था, सिर्फ 3rd पोजीशन पर। इसी तरह से इसमें भी सिर्फ 3rd पोजीशन पर आपने ऐसा करना है कि जो है वो हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो इन साइड पर आपने रखना है, अंदर की तरफ रखना है, बाकी सब में बाहर की तरफ होगा। तो इसमें थोड़ा सा पोजीशन का आपने ध्यान रखना है। अब ग्लूकोज जो है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट मोनोसेकेराइड है, तो इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि किस किस फॉर्म में पाया जाता है। फ्री स्टेट में अगर हम देखें तो ग्लूकोज आपको फ्रूट्स में मिलेगा, ग्रेप्स में, स्पेशली ग्रेप्स में, फिग्स में एंड डेट्स में। फिग से मुराद इंजीर। फिर दूसरी बात आ जाती है ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर 0.08% आपको ग्लूकोज मिलता है, ठीक है। आप ब्लड के थ्रू ही ग्लूकोज टेस्ट करते हैं ना, डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं वो अपना ब्लड के थ्रू जो है वो टेस्ट कर रहे होते हैं, उनकी डायबिटीज़ के लेवल देखे जा रहे होते हैं। तो बेसिकली ब्लड के अंदर आपके पास 0.08% तक ग्लूकोज पाई जाती है।
ये तो फ्री फॉर्म में हमने देख लिया, ब्लड में देख लिया, अब कंबाइंड फॉर्म में भी देख लेते हैं। कंबाइंड फॉर्म में ये होता है कि जैसे ओलिगोसैकेराइड्स हैं एंड पॉलीसैकेराइड्स हैं। ओलिगोसैकेराइड्स में कुछ यूनिट्स होते हैं ग्लूकोज के, ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स में बहुत ज़्यादा सारे ग्लूकोज मिलकर पॉलीसैकेराइड बनता है, जैसे कि स्टार्च है, ग्लाइकोजिन है, सेलुलोज है, ये तीनों पॉलीसैकेराइड हैं। स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज तीनों पॉलीसैकेराइड्स हैं, ये तीनों ग्लूकोज से मिलकर बने हैं। सो अगर हम पॉलीसैकेराइड की हाइड्रोलाइसिस करते हैं, सादा अल्फाज में यूँ कहें कि इसको तोड़ते हैं, तो हमें ग्लूकोज मिलते हैं, ठीक है। तो कंबाइंड फॉर्म में ये पॉलीसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स में पाया जाता है। अगर हम इसकी नेचुरल सोर्स की बात करें, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो फोटोसिंथेसिस का प्राइमरी प्रोडक्ट होता है वो होता ही क्या है, ग्लूकोज होता है। सो ये ग्रीन प्लांट्स इसकी नेचुरल सोर्स हैं। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन करते हैं और सॉइल से जो है वो वाटर ऑब्टेन करते हैं, लाइट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट लेते हैं, और क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि ग्लूकोज बनती है। इस रिएक्शन के नतीजे में क्या बनती है, ग्लूकोज बनती है, ये मेन प्रोडक्ट है। इसके अलावा ऑक्सीजन और वाटर भी बनता है। अब क्या होता है कि सनलाइट से एनर्जी कंज्यूम होती है, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज बनता है। अब फोटोसिंथेसिस क्यों कहते हैं, फोटो कहते हैं लाइट को एंड सिंथेसिस इज फॉर्मेशन या प्रोडक्शन। तो लाइट की मौजूदगी में क्योंकि प्रोडक्शन हो रही है ग्लूकोज की, इसलिए हम इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब अगर हमने 10 ग्राम ग्लूकोज बनाना है, 10 ग्राम ग्लूकोज के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है, 717.6 किलो कैलोरीज। इतनी ज़्यादा एनर्जी सिर्फ और सिर्फ 10 ग्राम ग्लूकोज के अंदर आपको जो है वो मिल जाएगी, इसके अंदर मौजूद होगी। अब यही जो एनर्जी ग्लूकोज के अंदर मौजूद है, ये केमिकल एनर्जी के तौर पर जो है वो इस पर मौजूद होती है, और ये जो है वो जब ऑक्सीडाइज होगी बॉडी के अंदर ग्लूकोज, तो यही वाली एनर्जी उन्हें ऑब्टेन हो जाएगी।